नजीन अनप्रेसिडेंटेड अंदाज के अंदर ईरान, इसराइल और अमेरिका और पूरे वेस्ट के साथ जब वो जंग लड़ रहा है। और आज जो हमले किए गए हैं, आज 14वां दिन है, और जो आज हमले किए गए हैं वो हम कह सकते हैं कि इन 14 दिनों की जंग के सबसे बड़े हमले हैं। और हम ये ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं कि हर गुजरता दिन जो है उसमें ईरान के हमले डाउन नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो और ज्यादा बड़े हो रहे हैं। कल भी ऐसा ही था। कल का जो हमला था वो पिछले 12 दिनों के सबसे बड़ा हमला था। उससे जो पिछला दिन था वो 11 दिनों का सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया। तो आज है, इन्होंने समझ लें 13 दिनों का जो सबसे बड़ा हमला है वो आज किया है। और अब तो ये नया सिलसिला जो शुरू हो गया है पिछले 48 घंटों से कि ईरान और लेबनान एक साथ हमले कर रहे हैं। तो अब उन्होंने एक और ज्वाइंट अटैक जब इसराइल के ऊपर किया है, और जैसे इसराइल और अमेरिका ने ईरान को डिवाइड किया हुआ है कि ये वाला हिस्सा जो है वो अमेरिका हिट करेगा और ये वाला हिस्सा जो है वो ये इसराइल हिट करेगा, ताकि उनके टारगेट्स जो है वो ओवरलैप ना करें। तो इसी तरह से ईरान और लेबनान में भी, हिजबुल्लाह में भी कुछ ऐसा ही कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है। जो नॉर्थ का इलाका है उसको हिजबुल्लाह निशाना बना रही है, और जो सेंट्रल और बाकी इलाके हैं तल अवीव, हाइफा, इसको जब वो निशाना बना रहा है ईरान। वैसे तल अवीव और हाइफा तो मरकज है, जितने भी हमले हो रहे हैं उसमें तल अवीव और हाइफा मरकज है। बाकी इस वक्त सूरत हाल यह है कि नॉर्थ से लेकर लेबनीज बॉर्डर से लेकर इला तक पूरे का पूरा इसराइल जब वो धमाकों और सायरेंस की जद के अंदर है, और वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। एक जगह पर मिसाइल गिरा है, वहां से 50 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। एक और जगह पर गिरा है, वहां से 30 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं तल अवीव और हाइफा में। और इसी तरह बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन्स और रॉकेट्स जो वो गिर रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि पिछले कुछ घंटे बड़े अनप्रेसिडेंटेड इस हवाले से भी रहे हैं कि 4 वेव्स ईरान ने फायर की हैं, और ये 4 वेव्स बड़ी अहम और मुख्तलिफ इस अंदाज में थी कि चारों वेव्स के अंदर ईरान ने एक जैसे मिसाइल इस्तेमाल किए, और सारे के सारे हैवी मिसाइल हैं। मिसाल के तौर पर खुरम शेर, खैबर शिकन, फतह मिसाइल, इमाद मिसाइल, कदर मिसाइल, ये सारे के सारे उन्होंने चारों वेव्स के अंदर सेम मिसाइल इस्तेमाल किए। और तमाम का जो वॉरहेड था वो 1 टन के करीब था, ठीक है ना। सबका जो वॉरहेड है वो ऑलमोस्ट जो वो 1 टन था। और इसमें अगला इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलमोस्ट जो सेम टारगेट्स हैं वो ईरान ने हिट किए, यानी मरकज तल अवीव और हाइफा थे इन मिसाइलों और अटैक्स का, और अमेरिकी बेसिस थी। लेकिन अमेरिकी बेसिस में खास तौर पर जो बहरेन में 5th फ्लीट है उसको निशाना बनाया गया, और फिर बाकी भी रीजन में बेसिस को निशाना बनाया गया। तो ऑलमोस्ट सेम मिसाइल और सेम टारगेट्स, और 4 वेव्स में यही हुआ है, यानी चारों वेव्स एक जैसी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ईरान की स्ट्रेटजी में कि वो कुछ ऐसे टारगेट्स को हिट कर रहे हैं जिनको वो हिट करना चाह रहे हैं, और उनमें वो चाहते हैं कि वहां पर मिसाइल जरूर पेनिट्रेट करें। कुछ ऐसा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको वो बार बार एक ही जगह पर हिट कर रहे हैं, ताकि यहां पर जब वो उनके मिसाइल पेनिट्रेट करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हिजबुल्लाह बकायदा बारिश कर रही है। इजरायली मीडिया ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि हिजबुल्लाह इज पाउंडिंग ऑन इजराइल, बकायदा बारिश कर रही है हिजबुल्लाह। और दूसरा इजरायली मीडिया ने लिखा है कि हिजबुल्लाह एक फॉर्मिडेबल फोर्स साबित हुई है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। सारी हमारे कैलकुलेशंस को उल्टा के रख दिया हिजबुल्लाह ने। यह समझा जा रहा था कि बड़ी हिजबुल्लाह कमजोर है, फलां है, लेकिन वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स जब साबित हुई। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इसराइल ने जब वो टैंक्स लगाना शुरू कर दिए हैं, डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं लेबनीज बॉर्डर के पर, और बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत जल्द एक लार्ज स्केल जो ग्राउंड इन्वेजन है वो शुरू हो सकती है। अच्छा, आज ये इतने बड़े हमले क्यों किए गए हैं? आज अलकुदस डे है। अलकुदस डे जो है ये रमजान अल मुबारक का जो आखिरी जुमा है, हर साल ये अलकुदस डे जब मनाया जाता है, ये फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए कि एक दिन फलस्तीन के लोग जब वो आजाद होंगे। आज भरपूर अंदाज में अलकुदस डे जब वो ईरान में मनाया जा रहा है, और ईरान ने ये अनाउंस किया है IRGC ने कि आज का जो अलकुदस डे है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। बाकी जो डेज हैं हर साल मनाया जाता है, लेकिन आज का कुछ और ही डिफरेंट होगा। तो आज बहुत मिसाइल बरस रहे हैं इसराइल के ऊपर, और बहुत बड़ी रैलीज, बहुत बड़े मुजाहरे, बहुत बड़े मार्चेस जो हैं वो ईरान के अंदर हो रहे हैं, और तेहरान में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, और तेहरान अंडर अटैक है। तेहरान में इजरायली अमेरिकी बमबारी हो रही है, लेकिन लोग निकले हुए हैं। और अगली बात सुन लें, अली लहरीजानी भी शरीक हो गए हैं इन रैलीज के अंदर। अली लहरीजानी ने भी शिरकत कर दी है, जो पब्लिक रैलीज हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि, और बहुत सारा ख्याल होगा कि उनको नहीं आना चाहिए था ड्यूरिंग द वॉर, जब उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, लेकिन वो आ गए हैं। ठीक है, तो आज जब अलकुदस डे किसी और अंदाज के अंदर जब मनाया जा रहा है, नेतन्याहू ये कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ग्रेटर इजराइल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और बहुत जल्द जो मसाया है वो आने वाला है। ये नेतन्याहू का ताजा तरीन जो स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ जब शेयर करेंगे। नाज़रीन, ईरान की स्ट्रेटजी क्या है? इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट हो रही है, ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, ईरान क्या चाहता है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो एक सादा सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ईरान की स्ट्रेटजी को समझने के लिए। एक देव है, एक यानी कि मॉन्स्टर है, वो बस्तियों के ऊपर अटैक करता है, एक के बाद एक बस्ती, और जाहिर है कि वो मॉन्स्टर है, उसकी बड़ी ताकत है, बस्ती वाले कमजोर
और वो उसका सामना नहीं कर पाते और एक के बाद एक बस्ती को वो उजाड़ता चला जाता है और उसकी एक हैबत है, उसकी एक वहशत है कि वो जिस बस्ती पर भी अटैक करता है, आज तक तारीख में उसके सामने कोई टिक नहीं सका। इसी तरह वो एक और बस्ती के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब की बार ये जो बस्ती वाले हैं ये रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, नुकसान इनका भी बहुत होता है, लेकिन ये रेजिस्ट करते हैं और किसी ना किसी तरीके से ये मॉन्स्टर को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। तो तारीख में पहली बार ऐसा होता है कि ये मॉन्स्टर किसी बस्ती पर अटैक करता है और वो सर्वाइव कर जाते हैं और इसको भागना पड़ता है। अब मॉन्स्टर को और गुस्सा आ जाता है कि भाई इनकी ये जरूरत, ये मेरे सामने खड़े हो गए। वो और ताकत के साथ उस बस्ती पर जब वो अटैक करता है, लेकिन अब की बार बस्ती वाले पहले से और तैयार बैठे होते हैं और वो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की भी ताकत बहुत है, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है बस्ती वालों को। लेकिन मॉन्स्टर को अब लगने लगा है कि नहीं, मैं अभी इनको मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूं। सो उसको लगता है कि अब मुझे यहां से भागना ही होगा, अब मुझे यहां से जाना ही होगा। तो बस्ती वाले अगर इसको दोबारा भी भगाने में कामयाब हो जाएं तो ये भी एक तारीख होगी और ये उनकी फतह ही समझी जाएगी और फतह होगी। लेकिन अब बस्ती वाले एक और चीज सोचते हैं। बस्ती वाले ये सोचते हैं कि इस मॉन्स्टर के रवैये से ये बात समझ आ रही है कि ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये जब तक हमें तबाह बर्बाद नहीं कर देता, ये तो हमारे पर हमले करता रहेगा, हमारे पर हमले करता रहेगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसा इकदाम हम उठाएं कि ये दोबारा हमारे पर हमला ना कर सके, और इसके साथ कुछ ऐसा करें कि ये बाकी बस्तियों पर भी अटैक ना कर सके, यानी हम कुछ ऐसा करें कि बाकियों का भी भला हो। तो वो ये कहते हैं कि सोचते हैं कि भाई अब ये मॉन्स्टर इतना बड़ा है, हम इसको फिनिश तो नहीं कर सकते, इसको खत्म तो नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें कि क्या ऐसी चीजों की यकीनी बनाएं कि ये हमारे पर दोबारा अटैक ना करें। सो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम कम से कम इसको इतना नुकसान पहुंचाएं कि इसको लूला लंगड़ा कर दे। ये लूला लंगड़ा होगा तो फिर ये दोबारा ना ही हमारे पर हमलावर हो सकेगा, ना ही किसी और पर हमलावर हो सकेगा। ये बेशक ये मौजूद होगा, इसकी हैबत होगी, सारा कुछ होगा, ये लेकिन लूला लंगड़ा होगा तो ये दोबारा हमारे पर और ना ही किसी और के ऊपर हमला कर सकेगा। ये सादा सी स्टोरी है और शायद ये बहुत रिलेट करती है इस वक्त ईरान की स्ट्रेटजी के साथ। ईरान की स्ट्रेटजी भी कुछ ऐसी ही है। इस वक्त खबरें ये हैं कि इजराइल और अमेरिका जो है वो ये सोच रहे हैं कि हमें यहां से अब विड्रॉ करना चाहिए, फिलहाल हमें ये जंग रोक देनी चाहिए। और स्ट्रेटजी ये है कि पहले जो वो समझ रहे थे कि एक ही झटके में ईरान को जब खत्म कर दिया जाएगा, तो वो स्ट्रेटजी फेल हो गई है। लेकिन ईरान को तो खत्म करना है, सो इन पीरियड्स खत्म करेंगे। अब ये स्ट्रेटजी है कि इन पीरियड्स आकर एक हमला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह आकर ईरान को जब तबाह किया जाएगा और हर हमले पर वो कमजोर हो जाया करेगा और सीज फायर कर लिया और निकल गए, 6 महीने बाद फिर हमला कर दिया। मिसाल के तौर पर आज वो जंग रोकते हैं तो आगे फिर मिड टर्म इलेक्शन है और नेतन्याहू का भी इलेक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर में या जनवरी में या फिर अगले साल इन्हीं दिनों में वो दोबारा अपनी तैयारी करके इंटरसेप्टर मिसाइल बनाकर सारा कुछ करके नए तजर्बात और नई प्लानिंग्स के साथ ईरान पर हमलावर हो जाएंगे। मीनवाइल ईरान पर सैंक्शंस लगी रहेंगी, ईरान अभी अपने पुराने जख्म जब वो उनको भर रहा होगा और फिर जो अब हमसाया ममालिक है उनके साथ कैसे ताल्लुकात उभर कर सामने आते हैं, अभी ईरान इनमें उलझा होगा कि एक और हमला हो जाएगा। सो यहां पर ईरान की नजर स्ट्रेटजी यह है कि उसको अब यह लगता है, जो ईरान के स्पीकर ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि अब हम इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, निगोसिएशंस, जंग और सीज फायर, फिर निगोसिएशन, फिर जंग, सीज फायर, ये हमें कबूल नहीं है। इसलिए ईरान ने जो मुतालबात भी रखे हैं उसमें वो ये कह रहा है कि हमें गारंटीज चाहिए कि ये दोबारा हमारे पर हमलावर नहीं होंगे, अमेरिका हमें कोई ऐसी इंटरनेशनल गारंटीज दे। तो ये है ईरान की स्ट्रेटजी। अब ईरान इसमें कितना कामयाब हो पाता है ये बहरहाल देखना है, लेकिन ईरान अब एक सीधा सीधा सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात अब बहुत यानी करीब तर फैक्ट है, यानी फैक्ट के ये बात बहुत करीब तर है कि ईरान एक सीधा सीधा सीज फायर, यानी इनिशियली तो ये था कि भाई अगर ईरान अमेरिका को पीछे धकेलने में कामयाब हो भी जाता और सर्वाइव कर जाता, दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री। लेकिन अब ईरान इससे कुछ और ज्यादा चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि अब ये तमाशा लगा रहे और ये आते रहे और हमारे पर हमला करते रहे। बट क्या ईरान ऐसा कर सकता है? मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, बड़ी बड़ी गैर मामूली हेडलाइंस है एनबीसी की, अमेरिकी मीडिया की। जरा एक हेडलाइन देखिए, एनबीसी ने लिखा है कि ट्रंप इज ऑन द वर्ज, अब बिल्कुल दहाने पर खड़ा है ट्रंप कि वो उसको एक बहुत बड़ा सबक वो सीखने जा रहा है। ईरान उसको एक बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रहा है, ये एनबीसी अमेरिकी मीडिया लिख रहा है। कौन सा सबक ईरान इसको सिखाने जा रहा है? इट इज इजियर टू स्टार्ट अ वॉर देन टू एंड इट। सबक यह है कि जंगें शुरू करना आसान है, खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये नहीं वेनेजुएला में गए, सदर को उठा लिया, फलां गए, बमबारी की, निकला, नहीं। अब ये सबक सीखेगा, ये एनबीसी मीडिया लिख रहा है। और जो सीएनएन लिख रहा है इसको भी जरा सुन लें। सीएनएन, 7 रीजंस व्हाई ट्रंप हैज नॉट वॉन द ईरान वॉर। जीत नहीं सका ईरान से ये जंग ट्रंप। और फिर सीएनएन ने लिखा कि ट्रंप जो है क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है और ऑनेस्टली ही कैन नॉट डिक्लेयर विक्ट्री। सीएनएन, ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर सकता। आज सीएनएन जो है, मतलब ये इतना माउथ पीस है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज सीएनएन को ये लिखना पड़ रहा है। ये सारा जो मीडिया है ये दहाइयों तक लॉबिंग में हिस्सेदार है,
जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, जो कुछ ईरान में हो रहा है, जो कुछ गजा में हो रहा है, आज कह रहे हैं कि ट्रंप विक्ट्री जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, और ट्रंप जो है वो लूजिंग कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिंग वॉर, जंग एक्सपैंड कर रही है, ट्रंप कंट्रोल खो रहा है, और जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं वो शायद ज्यादा शदीद होंगे। अगर वो यहां पर क्विट कर जाता है ईरानी डिमांड्स पर, तो शायद कॉन्सिक्वेंसेज जब वो और ज्यादा शदीद होंगे। लेकिन जंग में रहने के भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं और जंग से निकलने के भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आगे कुआं पीछे खाई, CNN लिख रहा है। तो ये सूरत हाल हो गई। अब खबर यह है इजरायली मीडिया की कि ट्रंप ने 1 वीक दिया है इजराइल को, नेतन्याहू को, 1 वीक के अंदर अंदर ये जंग रोको। ठीक है, ये अब इजरायली मीडिया खबर है, दिया या नहीं दिया हमें नहीं पता, लेकिन इजरायली मीडिया बता रहा है। अब अगर ये बात सही है तो सवाल यह है कि फिर तो मामला गड़बड़ हो गया ना, मामला गड़बड़ हो गया। तो अब ईरान तो कुछ डिमांड्स और रख के बैठा हुआ है। अच्छा, अब जो नेतन्याहू है, जो उसने बात की है वो जरा सुनने से ताल्लुक रखती है। कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम किंगडम बनाने में कामयाब हो जाएंगे, यानी वो जो ग्रेटर इजराइल है जिसको वो किंगडम कहते हैं, वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे और हम मसाया को वापस लाएंगे, मसाया को लेकर आएंगे। जो ही हमारी किंगडम बनेगी तो मसाया आएगा। लेकिन कहता है ये नेक्स्ट थर्सडे नहीं होगा, यानी ये इतने जल्दी होने वाला नहीं है, अभी हमें और जंगें लड़ना होंगी। और कहता है कि ये जंग जो है वो क्रश कर रही है ईरान और हिजबुल्लाह को, और हम ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर उभर रहे हैं और हम हेक्सागोन अलायंस बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ईरान के लोग ईरान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे। यानी अब वो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया, कहता है हम नहीं गिरा सकते ईरान की गवर्नमेंट को, अब ईरान के लोग ही गिरा सकते। अच्छा, अब ये बात हो गई कि जनाब अली क्रूसेड वॉर, थर्ड टेंपल, और नेतन्याहू ड्यूरिंग द वॉर ये कह रहा है कि हमारा तो मकसद ही ग्रेटर इजराइल है। तो भाई किसी ने OIC ने भी को होश के दाखिल लेने हैं या नहीं लेने, या ईरान ही की मजम्मत करनी है? और ग्रेटर इजराइल में ईरान की लैंड नहीं आती है, ग्रेटर इजराइल में उन ममालिक की लैंड आती है जो ईरान पर मजम्मत कर रहे हैं। ईरान की लैंड पर ग्रेटर इजराइल नहीं बना हुआ है। तो नहीं समझना तो ना समझे। बहरहाल अब ड्यूरिंग द वॉर नेतन्याहू आकर ये बात कर रहा है। अगर अभी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती तो फिर हम क्या कह सकते? ओमान की जो सलाला पोर्ट पर अटैक हुआ है, ईरान ने इंफॉर्म कर दिया, इंटेलिजेंस सबूत दिए हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है। लेकिन ईरान ने कुछ और बड़ी डेंजरस बात की। इजराइल यूज्ड अरब प्रॉक्सी टू टारगेट ओमान। नाम नहीं लिया, बात बड़ी डेंजरस है। एक अरब प्रॉक्सी को इस्तेमाल किया गया है। अब ये अरब प्रॉक्सी कौन है? ईरान कहता है वो है जिसके बहुत ज्यादा ताल्लुकात है इजराइल से, और वो इजरायली मफादात ही के लिए यहां पर काम कर रहा है। उसके जरिए ओमान की बंदरगाह के पर अटैक किया गया, और उन मुल्कों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने प्रीवियसली रिफ्यूज किया है कि हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे इजराइल से, और ओमान उनमें से एक है। ओमान और कतर ने नॉर्मलाइज नहीं किया। ओमान जो है इसने 2 दिन पहले भी ये स्टेटमेंट दी कि हम बिल्कुल जब वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो ईरान ये कह रहा है कि उन मुल्कों का निशाना बनाया जा रहा है जो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम इस एक्सपेंशन, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बात तो और ज्यादा डेंजरस है। अरब प्रॉक्सी कौन सी है, और ओमान पर हमला उधर से करवाया गया। तो ये फॉल्स फ्लैग जाना ये सबसे खतरनाक बात। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये कह रहा है कि 2975 जख्मी हैं जब से जंग शुरू हुई है। अब ये तादाद 3000 तक वो मान रहे हैं, और ये तादाद इससे दुगनी भी हो सकती। तो कीमत चुकाना जो वो पड़ रही है। और इस वक्त देखें इजराइल जो है वो ये अगले 4-5 दिन उसके लिए बड़े ही मुश्किल हो जाएंगे कि वो इसको अफोर्ड करता रहे और एब्जॉर्ब करता रहे ईरानी हमलों को, जब उसका नुकसान इतना हो रहा है। और जब ईरान और लेबनान एक साथ आ गए, हिजबुल्लाह एक साथ आ गए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो अब या तो इसमें सीजफायर हो जाएगा, अगर सीजफायर नहीं होता, और जैसे मैंने बताया कि ईरान की स्ट्रेटजी है कि कुछ मनवा कर सीजफायर हो, तो फिर इजराइल ये चाहेगा कि नेटो को भी इसमें ड्रैग जो किया जाए, क्योंकि इजराइल अकेला नहीं लड़ सकता, नेटो भी आ जाए। और उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि गल्फ ममालिक भी हमला कर दें, इधर से पाकिस्तान भी कर दे। ये इस तरह की इसकी जब एक कोशिश होगी। अल जजीरा ने लिखा है कि नॉर्दर्न इजराइल में एक जगह पर ईरानी मिसाइल गिरा, ईरानी मिसाइल 33 इंजरीज हुई। तल अवीव में एक ईरानी मिसाइल गिरा, 50 इंजरीज हुई। ठीक है। अच्छा, ईरान और हिजबुल्लाह ने लॉन्च किए हैं अटैक्स ऑन इजराइल साइमल्टेनियसली, एक मतलब कोऑर्डिनेटेड तरीके से, ज्वाइंट। उधर से ईरान के जो ही मिसाइल दाखिल होते हैं ड्रोन्स, उधर से साथ ही हिजबुल्लाह जो कर देता है। पूरा इजराइल धमाकों और सायरन से गूंज रहा है। तल अवीव, हाइफा, इलात, ये सब अंडर अटैक हैं। और अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कह रहे हैं कि हमारे हमले जारी रहेंगे जब तक अमेरिकन आर नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम द रीजन। जब तक अमेरिकन यहां से एक्सपेल नहीं हो जाते, हमारे हमले जारी रहेंगे। और जो सबसे डेंजरस बात थी वो तो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस ही नहीं की। ईरान की जानिब से वार्निंग गई है अमेरिका को कि जहां जहां पर ये मौजूद हैं, चाहे ये होटल्स में हैं, चाहे ये टनल्स में हैं, चाहे ये इंडस्ट्रियल एरियाज में हैं, चाहे ये अंडरग्राउंड शेल्टर्स के अंदर हैं, हम हर जगह इनको निशाना बनाएंगे। इंतहाई डेंजरस बात, इंतहाई डेंजरस। होटल्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, बिल्डिंग, टावर्स, टनल्स, एनीवेयर जहां जहां पर इनके सोल्जर्स मौजूद हैं, उनको जगह जगह पर हम टारगेट बनाएंगे। तो होटल्स तो फिर वो बुर्जुल अरब में भी हो सकते हैं, वो बुर्ज खलीफा में भी हो सकते हैं। तो उसके बाद यानी गल्फ और ईरान, अब पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि जब तक ये अमेरिकी अड्डे हैं हम
जंग जारी रखेंगे। अब वो उस फैसले को इन्फोर्स कर रहे हैं कि जहां जहां पर सोल्जर्स मौजूद हैं वहां वहां हम अटैक करेंगे। इंतहाई खतरनाक बात। अच्छा, ईरान की नेवी भी दाखिल हो गई है। ईरान की नेवी ने 2 वेव्स फायर की हैं, जो बहरीन में 5th फ्लीट है, वहां पर मिसाइल और ड्रोन्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और रेडार्स और डीपूज और ये वो सारा निशाना बनाया गया है। नजारत का जो इलाका है इसमें ईरान के मिसाइल आकर गिरे हैं और एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। हैवी मिसाइल बताया जा रहा है, वेरी डिस्ट्रक्टिव। खुरमशेर जिसका 1 टन और मल्टी वॉरहेड के साथ, मल्टी वॉरहेड 1 टन, खैबर शिकन 1 टन वॉरहेड, हाइपरसोनिक फतह मिसाइल विद 1 टन। इनको ना कोई रोक सकता, और फिर इनका जो वॉरहेड है वो इतना ज्यादा कि ये जहां भी गिरेगा ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को भी जमीन बोस कर देगा, और ये जो बंकर्स हैं उनको भी जाकर हिट कर सकता है। 1 टन बहुत बहुत ज्यादा है। सो एस्केलेशन जो है वो जारी है विद कंटिन्यूअस एंड सक्सेसिव वेव्स। एक के बाद एक वेव है और वो बढ़ती चली जा रही है, यानी उसकी जो शिद्दत है वो और ज्यादा होती चली जा रही है। किरिया शमुना, ये सारे निशाना बने हैं। लंबी लिस्ट है। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जो इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रूप्स एंड इजरायली एसेट्स अंडर फायर। जॉर्डन की जो बेस है इसको निशाना बनाया गया। अरबल जो इराक का एरिया है उसको, वहां पर जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया। ठीक है ना। तबाकुन। अच्छा, जरा आखिर में ये भी सुन लें। बर्तानिया कह रहा है जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। पहले फ्रांस कह रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, ज्वाइंट नेवल मिशन बना रहे हैं। अब बर्तानिया आ गया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, वो अमेरिकी नेवी ने इनकार कर दिया, लेकिन ये गौर कर रहे हैं। अच्छा, कर लें गौर। और साथ बर्तानिया के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं प्यूटन्स हिडन हैंड स्टैंड्स बिहाइंड ईरान मिलिट्री मेथड्स। ये प्यूटन का खुफिया हाथ है जो ईरान के पीछे है, ईरान की सपोर्ट प्यूटन कर रहा है। अच्छा, तो अब जरा नैरेटिव देखें। हमला ईरान पर हुआ है, फिर भी प्यूटन आकर ईरान की मदद ना करे, लेकिन यूक्रेन में ये सब कुछ करेंगे, गजा में ये सब कुछ करेंगे, बाकी हर जगह पर ये असला देंगे किसको? इजराइल को। इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? गजा में। और ईरान में आगाज एक स्कूल पर हमले से हुआ। सो प्यूटन है पीछे, प्यूटन है ईरान के। तो ये सब चीजें दम तोड़ जाएंगी अगर ईरान इसमें विक्टोरियस होकर सामने आता है। लेकिन जो ज़ाहिर अगर वो फाते हुए तो फिर वो अपने अंदाज में हिस्ट्री लिखेंगे। और आपको पता है उनकी हिस्ट्री जो उन्होंने लिखी है वो सारी चैलेंज हो चुकी है। जो इन्होंने पिछली सदी के विलन बताए हैं कि ये बड़ा विलन था, ये बड़ा विलन था, तो सबसे पता चल रहा है कि सबसे बड़े विलन तो ये खुद थे। सो अब जरा आखिर में एक रिपोर्ट देखिए, और अमेरिका से रिपोर्ट जारी हुई है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स फेल हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बैटल में। अब जो मैंने आपको बताया कि एक जंग है उसके कई महाज हैं, और सबसे फैसलाकुन महाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का है, क्योंकि इस पे जो गालिब रहेगा उसकी विक्ट्री बिल्कुल विजिबल होगी। और वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बैटल में ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इनकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी, और इन्होंने बिल्कुल अंडरस्टैंड ही नहीं किया, और इस बात को अंडर एस्टिमेट किया कि ईरान इसको भंग करेगा। उसकी इंटेंशन भी है, उसकी विल भी है, और उसकी सलाहियत भी है। इसको बिल्कुल इन्होंने जो है वो अंडर एस्टिमेट किया। और वो बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो टीम है इनकी आपस में मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया वर्स्ट केस सिनेरियो को। मतलब मुलाकातें इन्होंने 1-2 की, लेकिन उसमें इन्होंने इतना गौर ही नहीं किया, वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्कस ही नहीं किया कि ईरान इस हद तक भी जा सकता है, और जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये हो गया, ये इन्होंने जब वो डिस्कस ही नहीं किया। और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसका जो सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, और ये जो एनर्जी सेक्रेटरी जो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया है, फिर 30 मिनट बाद डिलीट करना पड़ा, ये दोनों जब वो लीड कर रहे थे इस मामले को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को। सो हाई स्टेक जो डिसीजन होते हैं उनको सेकेंडरी कंसिडरेशन के तौर पर ट्रीट किया गया, यानी उनका ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना इंपॉर्टेंट मैटर ही नहीं है। बहुत बुरे तरीके से ट्रम्प इंतजामिया वहां पर एक्सपोज हुई है। सो अमेरिकन एनालिस्ट ने CNN के ऊपर कहा कि डिसबिलीफ हिट्स इंडस्ट्री, कि एक मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ गया है अमेरिका पर। अमेरिकी नेवी कह रही है कि हम तो यहां से जब गुजार ही नहीं सकते, तो ये एक एतमाद जब उठ गया है कि अमेरिका के ऊपर जो इंडस्ट्री का है, बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स का है। हिजबुल्लाह स्टैंड स्ट्रॉन्ग, इजरायली मीडिया स्टर्न्ड बाय इट्स फॉर्मिडेबल पावर, हैरान है, परेशान है, स्टर्न्ड है कि हिजबुल्लाह इतनी फॉर्मिडेबल पावर साबित हुई है। कुदस डे ऑपरेशंस, हिजबुल्लाह पाउंड्स इजरायली ट्रूप साइट्स विद रॉकेट साल्वोस। मल्टीपल अटैक्स जब वो किए गए हैं अक्रॉस द सेटलमेंट्स, हाइफा, तबरिया, अपर जलीली में आकर रॉकेट्स गिरे हैं, और बॉर्डर के ऊपर जो ग्राउंड कन्फ्रंटेशन है वो जारी है। इजरायली टैंक्स वहां पर जब वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं लार्ज स्केल में, और अगले 72 घंटों में ग्राउंड इन्वेजन जब वहां पर हो सकती है। सो दीज आर द बिगेस्ट रिपोर्ट्स, और मजीद आती चली जा रही हैं, वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।